हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में जो था आपका क्लास 9 का केसीसी नाम मैथ का एक्सरसाइज 10 जो था पूरा ख़त्म हो गया था। और आज मैं इस क्लास में आपका आगे का जो चैप्टर है या फिर लेसन कहिए वो 11 तो समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। हाँ, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस पे हम जो है इसका आज इस क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई चलिए देखते हैं हमारा क्या कहता। पहली बात तो समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज हमने पढ़ भी लिया है, त्रिभुज भी पढ़ लिया। अब बात होती है जब ये सब पढ़ लिया भाई हमने क्लास 9 का चतुर्भुज त्रिभुज, तो अब चलते उसके क्षेत्रफल की। हाँ, तो आपसे पूछेगा कि भाई मान लो मैंने एक त्रिभुज आपको दिया और एक मैंने आपको दूसरा एक त्रिभुज दिया, पूछेगा कौन ज़्यादा जगह छेकता है। तो आपको भाई दोनों त्रिभुज लग रहा है, कौन से त्रिभुज की बात करें ज़्यादा जगह छेकता है। तो इसके लिए हमें इसकी जो जगह छेक रहा है उसकी माप की तो जरूरत होगी, और उसी की माप को तो हम इसका क्षेत्रफल कह देते हैं। ये जो त्रिभुज आकृति मैंने दिया, ये जो जगह छेक रही है, ये कुछ तो जगह छेक रही है भाई, और ये जो जगह छेक रही है और ये भी जगह छेक रही है। अब दोनों पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और हमसे पूछे कि कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जगह छेका हुआ इसको मापेंगे भाई कितना है और ये कितना है, तब देखेंगे दोनों कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब तो हम निकाल लेंगे ना। मान लीजिए कि आपका ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप तो निकाल लेंगे भाई ये ज़्यादा छेक रहा है ये कब। तो इसके लिए क्या हुआ, ये जो जगह छेका आकृति, जो तल का भाग, जो तल था, जो आपका बात कर सकते हैं क्षेत्र था, जो क्षेत्र छेक रहा उसको हमने क्या किया, मापा, और यही माप को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। हाँ, हम वही क्षेत्रफल की बात करने वाले। ठीक है, तो पहली बात जो होता है देखिएगा, अब हम जो शुरू करते हैं इसका शुरू के पद से। चलिए, त्रिभुज चतुर्भुज, तो त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब त्रिभुज चतुर्भुज किसके अंतर्गत आता है, हमें पता है ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ज्यामिति के अंतर्गत आता है भाई। तो अब ज्यामिति, ठीक है, तो ज्यामिति का आरंभ कैसे हुआ, ज्यामिति का शुरुआत कैसे हुआ था। तो ज्यामिति का शुरुआत कैसे हुआ था, अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि एक पिताजी, इनके 2 बेटे, और मान लीजिए कि इनके पास जो है 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर। तो 2 बेटों को बांटेगा, बराबर बराबर में बांटेगा भाई। ठीक है, तो यही बात होती है क्या, क्षेत्र को जो बांटने की बात हुई, या फिर इसके पास जो क्षेत्र है कोई घुसता होगा बार बार चोरी करने के लिए, उसने सोचा कि चलो इस क्षेत्र को हम बाउंड्री करवा लेते हैं, सीमा पूरा बाउंड्री करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या, इसी सब से जो था हमारा ज्यामिति का शुरुआत हुआ। तो कहने का मतलब क्या, कह सकते हैं कि खेतों की परिसीमा और विभक्त करने के कलम में, बांटने के कलम में, विभक्त करने के कलम में, या फिर मान लीजिए तब तो पता भी नहीं था कितना भूमि है, मान लीजिए उसके पास इतने भूमि है और ये एक लाम है और ये एक श्याम है। ठीक है, देखिएगा, अब लाम बोला कि मुझे भी दो और श्याम बोला कि मुझे भी बराबर होना चाहिए। तब ये बेचारा क्या करेगा पिताजी भाई, तब तो उतने नहीं था कि नाप काट के बराबर कर सकते, तो वो इसी के कलम में जो था वो बराबर देखता होगा भाई बार बार। तो इसी कलम के लिए विभक्त करने के लिए, या फिर चोर डाकू घुस रहा था मान लो दूसरे के खेत में, वो सोचता है कि हम इसको बाउंड्री करवा दें ताकि कोई घुसेगा नहीं। तो इसीलिए जो था उसे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही थी, ज्यामिति की। इसी कलम में ज्यामिति का भी आरंभ हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, ज्यामिति का आरंभ हुआ, बहुत अच्छा है, हमारे लिए दे दिए एक चैप्टर पढ़ने का मैथ का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात होती है, तो ये बात तो समझ में आ गया। और यही मान लीजिए ज्यामिति में चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज कोई आकृति का होगा, कोई त्रिभुज आ गया, कोई पंचभुज आ गया,
या फिर कोई वृत्त आ गया, तो आधे के द्वारा जितना ले सकते हो आप ले लो बंद आकृति, ठीक है। आधे के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को अब माप भी लिख सकते या फिर परिमाण, या मैंने परिमाण लिखा, परिणाम नहीं लिखा, ठीक है। रिजल्ट्स नहीं कह रही हूँ, परिमाण कह रही हूँ। तो माप या परिमाण को ही उस आकृति का क्या कहते हैं भाई? क्षेत्रफल कहते हैं। चलो यहाँ तो बात समझ आई। तो क्षेत्रफल, यहाँ से हमने खेत की परिसीमा मतलब कि और विभक्त करने की कलम में क्षेत्रफल तक तो पहुंच गए। अब मैं एक आपको आकृति देती हूँ, ध्यान से इस आकृति को देखिएगा। मैंने आपको एक ये आकृति दी और ये आकृति दी। ये आपका ए, इसका बी नाम रख दिया, दूसरा मैंने दिया ये, और फिर मैंने दिया ये सी डी, और मैंने दिया आपको ये, और फिर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये ई एफ। फिर मैंने आपको दो आकृति अलग से स्पेशल दी हूँ। ये एक का भाई, जैसे कि इसमें दो था, इसमें भी एक दो कर दिया। चलिए, और ये मैंने चतुर्थ आकृति दी, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये पांचवा, फिफ्थ। तो यहाँ पे मैं देती हूँ आपके लिए एक ये दे देती हूँ एंड एक ये दे देती हूँ। तो मैं पहली आकृति में आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ, ए जरा क्षेत्र घेर रहा है या फिर बी जरा क्षेत्र घेर रहा है? तो आप देख के सीधा बोलेंगे भाई ए तो अंदर का पार्ट है, बी तो बाहर का पार्ट है। तो दिख ही रहा है कि ए ज्यादा क्षेत्र, ए जो है बी की अपेक्षा कम क्षेत्र घेर रहा है। और दूसरे वाले पिक्चर में बोलो कि आप देख के बताइए कि कौन सा ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है, तो आप कहेंगे भाई सी जो है कम क्षेत्र घेर रहा है और डी ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है। पहला वाला में क्या आपका आया? बी ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है ए से, ये डी ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है किससे? सी से। अब तीसरा में मैं पूछूं तो आप भी वही कहेंगे। फिर क्या? ए कम क्षेत्र घेर रहा है किससे? एफ से, मतलब एफ ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है। और बात करते मैं चतुर्थ में पूछूं, मतलब चौथा में पूछूं कि आप बताओ कि आपके ये दोनों आकृति में से कौन ज्यादा क्षेत्र घेर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई इसे पता कैसे चलेगा? ये जहाँ त्रिभुज है, वो जहाँ मैंने आयत दे रखा है, तो फिर कैसे पता चलेगा? और फिर पंच में भी पूछूं, पांचवा में भी पूछूं, ये दोनों आकृति में कौन जो है आपको ज्यादा क्षेत्र लग रहा है, घेरे हुआ है, तो आप क्या कहोगे? बताइए। तो कहेंगे भाई पता नहीं, ये ना कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो है इन आकृति जो थी, ये जो आपके अलग अलग मैंने आकृति दी थी, तो इन्हीं आकृति को तुलना करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी बात पता चलने के लिए भाई हम लोगों ने क्या किया, इसकी माप के देखे। अगर मैं पूछूं कि आपको ये और ये मतलब कि सॉरी ये दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा देखने पे, अगर आपको माप को बात करने की, तो आप तो माप के तो बता सकते हैं, माप करके। यस, तो इन्हीं आकृति के द्वारा तल के घेरे हुए भाग को, आकृति के द्वारा तल के घेरे हुए भाग को हम तलीय क्षेत्र कहते हैं। जो तल का क्षेत्र घेरा हुआ है तलीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तलीय क्षेत्र कहलाता है। और इस तलीय क्षेत्र के माप को, तलीय क्षेत्र के माप को या फिर परिमाण को क्या कहते हैं? उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। यस, उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं।
यहाँ से आपका डिफिनीशन भी निकल गया कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आकृति के द्वारा घिरे हुए तल के भाग को हम क्या कहते हैं, तलीय क्षेत्र कहते हैं, और उस तलीय क्षेत्र के माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और हम इस दो जो मैंने बात की थी, इस दोनों में इसका माप और इसका माप करके हम क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। पांचवा में भी देखिएगा कि हम इसमें भी माप करके मतलब क्षेत्रफल को ज्ञात करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ से देखिएगा आपका परिभाषा के तौर पे निकल गया क्या, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आकृति के द्वारा तल के घिरे हुए भाग को तलीय क्षेत्र और उस तलीय क्षेत्र के माप को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से लिखे तो किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या है जो उस तल के घेरे हुए भाग का माप है या संगत है, जो भी लिख सकते हैं, माप है या फिर परिमाण है या फिर संगत है। ठीक है, किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या जो उस आकृति द्वारा घेरे हुए तल के भाग का, लिख लीजिएगा, जो किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या जो उस तल के घेरे हुए भाग का, ठीक है, का माप है या फिर परिमाण है या फिर संगत है। तो उसी को हमने थोड़ा सा उल्टा करके लिखा, पहले संख्या ला दिया, उसके बाद कह दिया कि वो उसका माप है उसके घेरे हुए भाग को। तो आप इस प्रकार से आप उलट पुलट के क्या कर सकते हैं भाई, आप परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका परिभाषा, दो प्रकार से हमने कर दी। अब चलिए, अब चलते सर्वांगसम आकृति पर। हाँ, सर्वांगसम आकृति देखिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ भाई, ज़्यादा गीला भी हो गया है। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब बात जो करते हैं सर्वांगसम आकृति का, कहने का मतलब सर्वांगसम आकृति को तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। यस, अब भाई मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था सर्वांगसम त्रिभुज ही बताया था, तो सर्वांगसम आकृति तो पहले बताया होगा ना। तो सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं, दो आकृति लीजिए सेम टाइप का, अगर एक दूसरे को ढाक लेता है तो वो एक दूसरे का क्या सर्वांगसम है। तो यहाँ पे बात होती है, अगर मैं मान लीजिए कि आपको सर्वांगसम आकृति देती हूँ, ये आपका मैंने आयत दिया है, ABCD, दूसरा भी मैंने आपको आयत दिया DEFG। ठीक है, तो आपको बोला कि ABCD जो है सर्वांगसम है और DEFG आयत के, ये रेक्टेंगल दे दीजिएगा सामने में। ठीक है, तो क्या हो जाए भाई, इसका मतलब है जितना जगह ये छेद रहा है उतना जगह ये भी छेद रहा है। ठीक है ना, जितना जगह ABCD छेद रहा है उतना ही जगह DEFG जो आपका आयत है वो भी छेद रहा है। इसका मतलब है एरिया जो होगा रेक्टेंगल ABCD का वो बराबर होगा एरिया किसका, DEFG का। यस, इसी प्रकार मान लीजिए कि मैं आपको दो त्रिभुज भी देती हूँ, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। मैंने बोला त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं क्या इसके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा, तो भाई जे अगर सर्वांगसम कब हुआ, ये आकृति इसको पूरा ढक लिया या फिर ये आकृति इसको पूरा ढक लिया, अब सेपरेट करके अलग अलग कर देते भाई, तो क्या होगा, जितना ये जगह छेद है उतना ये भी जगह छेद है। तो कहने का मतलब एरिया त्रिभुज ABC का ये बराबर होगा एरिया त्रिभुज किसका, DEF का। ये बात होगी ना भाई,
चलो आपका ये बात हो गया कि सर्वांग समत्रिभुज में। तो आपको क्या है, मैं पूछूं कि अगर आपको दो आकृति सर्वांग सम दी हुई है तो सर्वांग सम आकृति का क्षेत्रफल, दो सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल में क्या संबंध है, क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, संबंध होता है। तो आप क्या कहेंगे भाई, सीधा क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अब दो आकृति फिर से देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक तो मैंने दिया है ये मान लीजिए आपका हो गया कितना 6, और ये मैंने दिया है, इसको 4 कर दीजिए, इसको 6 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। और दूसरा मैंने दिया है ये देखिएगा, ये मैंने दिया 8 सेंटीमीटर और ये दिया 3 सेंटीमीटर, है दोनों आए थे। अब बताइएगा क्या इसका भी तो क्षेत्रफल बराबर है, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल आपका बराबर है कितने, 8 24 सेंटीमीटर। या फिर मान लीजिए मैंने आपको दिया एक को 2 और 8 सेंटीमीटर, और एक को मैंने दिया आपको वर्ग बना के 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी 16 सेंटीमीटर आ गया, इसका भी 16 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आप बताइए मुझे, ये जो आयत था आपका ABCD और ये आपका था EFGH, ये दोनों क्या सर्वांग सम है, आपका क्षेत्रफल तो समान है 24 सेंटीमीटर, बट भुजा की लंबाई देखिए, ये जहाँ 6, ये 8, ये 4, ये 3, कभी एक दूसरे को झाकेगा, नहीं झाकेगा ना। तो बराबर क्षेत्रफल वाले आकृति हमेशा सर्वांग सम नहीं होता है, हमेशा सर्वांग सम हो। जैसे यहीं पे देखिएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह तो आपका आयत बना हुआ है, बट यहाँ पे जो मैंने लिया 4 सेंटीमीटर 4 चौक 16 एक वर्ग लिया हुआ है। अब एक दूसरे को ढाकेंगे, कभी पूरी तरह से झाकेगा, नहीं झाकेगा, और नहीं ढाकेगा तो यहाँ पे लेकिन था क्षेत्रफल बराबर, लेकिन वो सर्वांग सम नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि दो सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये सही है कथन, या फिर दो क्षेत्रफल बराबर दे रखे आपका वो आकृति सर्वांग सम होता है। तो कौन सा कथन सत्य होगा भाई, तो पहला कथन सत्य होगा कि अगर दो सर्वांग सम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। और दूसरा भी मैंने दिया था, दो बराबर क्षेत्रफल वाले आकृति हमेशा सर्वांग सम होते हैं। तो दो बराबर क्षेत्र वाले आकृति हमेशा सर्वांग सम होते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। लेकिन अगर दो सर्वांग सम आकृति दिया तो उसका क्षेत्रफल हल हमेशा भाई बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका होता है क्या भाई, सर्वांग सम आकृति जो थी वो भी खत्म होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या देखते हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा सर्वांग सम आकृति पे भी देख लिया। अब है हम समतलीय क्षेत्र। यस, मैंने आपको एक क्षेत्र दिया है, वो कुछ आकृति इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। और ये आपको मैंने इसके पेंटिंग कर दी है। तो ये जो आपका मान लीजिए ये क्षेत्र आपका एस है, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे भाई, तो एरिया एस का, और ये मान लीजिए आपका पार्ट, यहाँ से अगर इसको मिला के देखें तो ये आपका अलग सा पार्ट ए
और ये बी हो गया। तो कहने का मतलब एरिया ए का प्लस एरिया बी का, ये दो क्षेत्र से मिलके ही बना था। एक था ए, एक था बी। तो इसका क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा ए का क्षेत्रफल जोड़ बी का क्षेत्रफल। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने क्षेत्र लिया एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं है, नॉन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है। ध्यान से देखिएगा भाई। और आप इसको हिंदी में कहेंगे तो ओवरलैपिंग हिंदी में नाम लिखना चाहते तो लिख लीजिए अनातिव्यापी, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार हो गया। तो आपसे अब पूछे कि क्षेत्रफल का गुण क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हमें पता चल गया क्षेत्रफल जो होता है किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या है जो उस तल के भाग से, जो तल के भाग से, किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या है जो उस तल के भाग से संबंधित है, या फिर किसी आकृति का क्षेत्रफल जो उस आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्या है भाई, माप है। या फिर किसी आकृति का क्षेत्रफल एक संख्या जो उस आकृति द्वारा तल के भाग से संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। इसमें दो गुण आपको पता चल गया, इसके गुण। अगर आपको देता है, अगर आकृति सर्वांगसम है, मान लीजिए कि आकृति सर्वांगसम है, जैसे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का। तो पता क्या चला आपका, तो एरिया जो होगा त्रिभुज ABC का वो बराबर होगा त्रिभुज DEF का। और दूसरा पता चला, अगर कोई समतलीय क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है जो दो अलग क्षेत्र से मिलकर बना, वो भी नॉन ओवरलैपिंग है। समतलीय क्षेत्र है जो दो नॉन ओवरलैपिंग क्षेत्र से बने हैं, तो उनका क्षेत्रफल उन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, योग के बराबर। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे देखिएगा, आपको एक अलग सा आकृति देती हूँ। ये मान लो ये हो गया और ये एक ये हो गया। ये टोटल मैंने कहा क्या, एस है, और ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। तो कहने का मतलब एरिया जो टोटल एस का होगा, ये बोला एरिया क्यू प्लस एरिया आर। तो इस प्रकार से इसके क्या पता चल गया, आपके थोड़े से गुण, जो कि अगर आकृति सर्वांगसम है तो उसके क्षेत्रफल भी सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर आकृति आपका जो है समतलीय दो किसी क्षेत्र से मिलके बना, वो भी नॉन ओवरलैपिंग है, एक दूसरे पे चढ़े हुए नहीं है, तो वो क्षेत्र का आकृति उन दोनों क्षेत्र के योग के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो कुछ बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बात है, धीरे धीरे हम आपके क्षेत्रफल पे उतर जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद, भाई क्षेत्रफल पढ़ रहे तो क्षेत्रफल में कुछ प्रयुक्त होने वाले पद भी तो जरूरी है, तो इसको आप उतार लीजिए भाई, मैं इसको साफ कर देती हूँ। चलिए तो देखिएगा, क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद, क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने
वाले कुछ पद। अब भाई क्षेत्रफल में क्या क्या पद मतलब उपयोग होता है उसकी बात कर ले, ठीक है। पहला देखिएगा त्रिभुज का अभियंतर। अब अभियंतर का मतलब आप नाम से समझ जाइए तो आपका अर्थ ही पता चल जाएगा। अंदर वाला भाग, अंदर वाला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते त्रिभुज का अभियंतर, तो तल का वह भाग, तल का वह भाग जो त्रिभुज से घिरा हो, जो त्रिभुज से घिरा हो, से घिरा हो। तो यहाँ पे त्रिभुज से घिरा हो कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज का भुजा नहीं जोड़ना है, त्रिभुज से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये मैंने ले लिया ABC। अगर मैं इस पिक्चर में बोलूँ कि बताइए त्रिभुज का अभियंतर, तो भुजा को छोड़ के, भुजा को छोड़कर जो पार्ट है छोड़कर, ये मान लीजिए मैंने इसको पेंटिंग वेंटिंग कर दी है, ठीक है। तो भुजा को छोड़कर और बाकी बचे भाग, बाकी बचे भाग क्या है, त्रिभुज का अभियंतर है। अब मैं बात करती हूँ क्या, त्रिभुजाकार प्रदेश, त्रिभुजाकार प्रदेश। यहाँ पे प्रदेश जाने वाली प्रदेश की बात नहीं कर रही हो, ठीक है। यहाँ पे लीजन, क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो त्रिभुजाकार प्रदेश, अब मैंने बोला त्रिभुजाकार प्रदेश मतलब त्रिभुज के आकार का प्रदेश, कहने मतलब उसका भुजा भी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का अभियंतर, अभियंतर के साथ साथ त्रिभुज का अभियंतर और उसकी भुजा के सम्मिलित को कहते हैं, को त्रिभुजाकार प्रदेश कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसी प्रकार मैं चलती हूँ किसमें, आयत में। आयत का अभियंतर मतलब आयत का अंदर वाला पार्ट। उसी प्रकार तल का वह भाग जो आयत से घिरा हो, आयत से घिरा हो। हिंट में भाई भुजा को छोड़ दो उसकी। यहाँ पे मान लो मैंने बना दिया आपके लिए ये ABCD, ठीक है। और यही त्रिभुजा आयताकार प्रदेश की बात करो तो या आयताकार क्षेत्र भी बोल सकते, ठीक है। तो आयताकार प्रदेश की बात करो तो आयत की भुजा के सहित आयत का अभियंतर इंटीरियर पार्ट प्लस उसकी भुजा सब और भुजा के सम्मिलित को कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज जितना करना है करते जाइए, ठीक है। अब चलते हम सीधा बहुभुज कर देते हैं। तो बहुभुज की बात करें तो बहुभुज का भी, बहुभुज अभियंतर की बात करें, बहुभुज का अभियंतर इसी प्रकार तल का हुआ भाग जो बहुभुज के द्वारा घिरा हो, जो भी आपको बहुभुज तो ठीक है, बहुभुज के द्वारा घिरा हो और बहुभुज प्रदेश, बहुभुजाकार प्रदेश तो अभियंतर प्लस भुजा उसके सम्मिलित रूप, ठीक है। तो इस प्रकार तो हमने पहुंचा क्या, ये था आपके त्रिभुज क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद। त्रिभुज का अभियंतर अंदर वाला भाग, त्रिभुजाकार हो गया मतलब त्रिभुज का आकार ही होना चाहिए, इसका भुजा भी सम्मिलित हो जाए। फिर आयत का अभियंतर अंदर, आयत के अंदर वाला पार्ट, और फिर आयताकार बोल दिया तो आयत पूरा देना चाहिए, भुजा भी आ जाना चाहिए। फिर बहुभुज का अभियंतर तो बहुभुज का अंदर वाला पार्ट, और बहुभुजाकार प्रदेश आ जाए तो बहुभुज
कहता है बहुभुजाकार प्रदेश या बहुभुज प्रदेश, तो उसका अभियंतर के साथ साथ जो भुजा है उसको भी आप ले लीजिए। तो इस प्रकार जो थे आपके क्षेत्रफल में प्रयुक्त होने वाले मतलब यूज होने वाले कुछ पद थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ तक खत्म होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जो देखिएगा हम करने वाले हैं बहुभुज प्रदेश तक तो कर लिया भाई। बहुभुज प्रदेश किसे कहते हैं, तो बहुभुज के अंतल उसके भुजा के सम्मिलित को हम बहुभुज प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश यहाँ पे बात होती है क्षेत्र की, रीजन, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल एक हम आ गए, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ था तो मैंने भी सोचा करवा देती हूँ। तो बहुभुज प्रदेश का क्षेत्रफल, तो बहुभुज का जो क्षेत्रफल, बहुभुज की क्षेत्रफल की संकल्पना और जो गुण होता है ना, गुण होता है वो उसकी लेखाखंड में भी होता है, लेखाखंड में भी होता है। तो कहने का मतलब जो लेखा में गुण होता है, जो उसके लेखा में मतलब भुजा में गुण होता है या लेखाखंड में उसके गुण होता है, जो भुजा में कह सकते हैं, जो भुजा में गुण होता है वही गुण क्षेत्रफल में भी होता है, क्षेत्रफल में भी होता है। बस ये थोड़ा सा बात अभी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए। क्षेत्रफल की जो हम अब बात करते हैं बहुभुज प्रदेश की जो क्षेत्रफल करते हैं, संकल्पना जो भी उसका गुण होता है, तो वो जो था इसके लेखाखंड में लेते। जैसे कि मान लीजिए कि आयत ही लेते, अंदर वाले को कुछ करते नहीं, L/B करते, भुजा को पकड़ते, तो वही कहता है वो गुण जो होता है भुजा में गुण होता है, वो गुण भुजा में, जो भुजा में गुण होता है वही गुण जो होता है उसके क्षेत्रफल में भी होता है। ये थोड़ा सा भी रख लीजिए। चलिए अब चलते हैं, हम अपना जो बात कर रहे थे भाई एकाकी करके पहुंच रहे थे, तो कोई बात नहीं। अब होता है अभिगलित। हाँ, क्षेत्रफल में भी अभिगलित होता है। जैसे कि हमने बात की थी क्या, समतलीय क्षेत्रफल में मैंने आपको एक क्षेत्र दिया था और इसको दो पार्ट से जोड़ा हुआ था। तो ये मैंने क्या बोला, इसका क्षेत्रफल इसके और इसके योग कर दीजिए, हो गया भाई। हमें दिख रहा भी दो, इसका क्षेत्रफल निकालते, यहाँ का योग जो इतना का योग करते, लेकिन क्यों जोड़ ले भाई, इसको किसी ने हमने मतलब सिद्ध तो नहीं कर सकते। ये क्या, एक अभिगलित है। और अभिगलित कहने का मतलब जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये अभिगलित है। ध्यान से देखिए, जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जिस कथन को आप सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। और पल में जिस कथन को आप सिद्ध कर सकते, इसका उल्टा जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते उसे अभिगलित। तो अब क्षेत्रफल अभिगलित देखिएगा, क्षेत्रफल अभिगलित। अब क्षेत्रफल अभिगलित कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल अभिगलित में कुछ नहीं है, बस कहना चाह रहा है कि हम प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल तो निकालते हैं। देखिएगा, प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल निकालते, जो भी बंद आकृति है निकाल लेते भाई कैसे भी। तो प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल बहुभुज प्रदेश का, यहाँ प्रत्येक बहुभुज प्रदेश का, उसका प्रदेश का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल होता है, अब बात क्या होती है, क्षेत्रफल होता उसे किस में मापते भाई, तो क्षेत्रफल जो होता है एक मानक वर्गाकार क्षेत्र, एक मानक वर्गाकार प्रदेश कहिए या फिर क्षेत्र कहिए, ठीक है। स्क्वायर रीजन, हाँ क्षेत्र। एक मानक वर्गाकार प्रदेश को जो होता है, एक मानक वर्गाकार प्रदेश को हम वर्ग मीटर कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। और यही वर्ग मीटर जो होता है, इसी को क्षेत्रफल की इकाई भी कहते हैं, क्षेत्रफल की इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं। ये सबसे मेन पार्ट था भाई आपका कि क्षेत्रफल अभिगलित, प्रत्येक बहुभुज प्रदेश का तो क्षेत्रफल होता है हम जान ले, लेकिन इसको माप किस में ले, तो एक मानक हम वर्गाकार प्रदेश मतलब
वर्ग के आकार को भी 1 मीटर का, 1 मीटर का सॉरी ये छूट गया था तब वर्ग मीटर हो गया था। तो 1 मीटर का एक मानक वर्गाकार प्रदेश या क्षेत्र का ये को हम वर्ग मीटर कहते हैं और इसी को हम क्षेत्रफल की इकाई कहते हैं। अब भाई कहिए कि वर्ग मीटर 1 मीटर भुजा है तो 1 गुना 1 मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, यही मीटर स्क्वायर सब में चलता भी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि वो समतलीय क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल जो है तो इसका क्षेत्रफल मैंने बोला एरिया जो है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है या फिर 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर आप इसे हिंदी में कहें तो वर्ग मीटर लिख सकते हैं या फिर मीटर का और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ढंग से आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी में हम स्क्वायर लिख दीजिए या हाँ उसके पश्चात हिंदी में वर्ग मीटर या हिंदी में इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब चलते हैं भाई दूसरा देखिएगा, क्षेत्रफल अभिगलित हो गया। सर्वांगसम क्षेत्र अभिगलित, ये तो आपको मैं बार बार बोल ही रही हूँ कि सर्वांगसम होता है जब 2 आकृति सर्वांगसम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, इनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने बात की आपको त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का, तो कहने का मतलब एरिया जो होगा त्रिभुज ABC वो बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEF का। ये कैसे होता है, क्यों हुआ, ये हमने सिद्ध किया नहीं, बस हमने देख लिया भाई क्षेत्रफल बड़ा, एक दूसरे पे हमने कॉमन सेंस लगा लिया, एक दूसरे पे बैठ लिया, इसका मतलब जितना क्षेत्र इसका उतना ही क्षेत्र इसका, इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, जब 2 आकृति सर्वांगसम हो तो हाँ। अब यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ पे बात होती है क्या, एरिया तो हमने त्रिभुज ABC लिख दिया, इससे पहले आपको ये भी देना होगा कि प्रदेश मतलब त्रिभुजाकार प्रदेश ABC बराबर होगा एरिया फिर प्रदेश त्रिभुज DEF। अब इस प्रदेश मतलब वो जो भुजा हम लगा के कर रहे थे उसको हटा दीजिए, बच्चा अंदर वाला पार्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल DEF के बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसके पश्चात हाँ ये देखिएगा, ये नहीं आपका हुआ था क्षेत्रफल एक डिस्ट अभिगलित, ये क्या है भाई, क्षेत्रफल एक डिस्ट अभिगलित। तो ये भाई कुछ नहीं है, मान लो आपको 2 क्षेत्रफल दिया है, 2 क्षेत्रफल, एक है R1 दूसरा है R2। मैंने बोला कि R1 जो है उसको कंटेन कर रहा है R2, मतलब R1 जो है सन्निहित है R2 में, तो कहने का मतलब R1 ये छोटा ही होगा R2 से या फिर बराबर होगा, क्योंकि मैंने बोला कंटेंट CONTAINED उसको लख ला या उसके निकट है तो इसलिए। उसके पश्चात यहाँ देखिए अब ये भी एक अभिगलित है, हमने कहा कि ये भाई क्यों इसको छोटा कर दिया वो बराबर कर दिया, ये कहा नहीं, बस हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि ये भाई जब कहा है कि उसको कंटेंट, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है तब तो उसको कंटेंट कर ला। ठीक है, उसके पश्चात क्षेत्रफल योग अभिगलित, वो तो हम बार बार कर ले भाई क्षेत्रफल योग अभिगलित। और मान लीजिए कोई आपका S यहाँ पे एक समतलिया मैंने S बनाया हुआ है, ये S है और ये P और ये Q से मिलके बना हुआ है और एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं मतलब चढ़ा हुआ नहीं है, तो एरिया जो होता था आपका S का वो इज इक्वल टू एरिया P का प्लस एरिया Q का। तो इस प्रकार से हम योग करके निकाल सकते। अब क्यों किया भाई, ये का अभिगलित है, हम इसे लेके चले याद कर लेते, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते भाई कि हाँ मतलब ये अगर इस टोटल को बुलाना है तो इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो, बात खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभिगलित है। आयताकार प्रदेश का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपको एक आयताकार दिया हुआ है ABCD, उसमें आपको AB बोला A दिया हुआ है और BC सॉरी AB हो गया और मान लीजिए हाँ BC, ये आपको B दिया है, देख लीजिएगा ABCD, ये आपका A और ये आपका B, तो इसका क्षेत्रफल क्या अभिगलित है A इंटू बी इसका क्षेत्रफल होता है एरिया किसका भाई, आयत का लंबाई गुनी चौड़ाई, और आपको मीटर में दिला है तो मीटर तो ये भी मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। अब ये हमने सिद्ध किया है क्या, क्षेत्रफल का मतलब कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई करते, क्यों करते,
क्योंकि ये अभिगलित है, ये लंब डाल रहा है, इसको हमने हाइट मान के चला लिया, आधार है, आधार को ऊंचाई करते, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है आपके ये थे अभिगलित, कहने का मतलब ये जो क्षेत्रफल में जो अभिगलित हम यूज करते हैं, जिसे हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि हाँ ये भाई ये हो सकता है, तो उसको मान के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई आगे क्या कहता है वाले हैं। वो आपका नया टॉपिक, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, यहाँ पे कर लीजिए त्रिभुज होगा, यस। तो एक ही आधार होंगे और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज को करने वाले, ठीक है भाई। तो पहली बात हमने जो बात की, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित, मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज को हटाते हैं, त्रिभुज को भी हटाते हैं, आकृति लेते हैं, कोई भी फिगर, ठीक है। तो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति किसे कहते हैं? तो पहले तो ये जानना जरूर लिया। तो मान लीजिए दो आकृति, पहले मैं आपको टूटी फूटी भाषा में समझा देती हूँ। दो आकृति लेती हूँ जिसका आधार एक हो और उसका शीर्ष, मैंने दो आकृति की बात की थी, तो चलिए एक और आकृति लेती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, फिर से देखिएगा। ये और मैंने ये ले लिया और इसको भी हटा दो, ये ले लिया और ये ले लिया। यहाँ पे देखिएगा ABC और ये आपका D। तो यहाँ पे देखिएगा दो आकृति एक ही आधार पे BC पे लिया है और इन दोनों आकृति का शीर्ष जो आधार के सम्मुख भुजा के समानांतर, आधार के जो सम्मुख भुजा है वो आधार के समानांतर है। यहाँ पे AD समानांतर होना चाहिए BC, AD समानांतर है BC। और यहाँ पे जो त्रिभुज आपका ABC है और त्रिभुज आपका DBC है, इसका आधार देखिए एक ही आधार है, कौन? BC। और इसके शीर्ष, त्रिभुज के जो शीर्ष है वो सम्मुख भुजा जो समानांतर है उसी पे क्या स्थित है। तो इसी को कहते हैं एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति। यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज, ठीक है। तो मैं आकृति की बात की तो इसको परिभाषा के रूप में देखिएगा। तो दो आकृति को हम एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित तब कही जाती है जब दोनों आकृति के उभयनिष्ठ आधार हो, उभयनिष्ठ आधार हो और आधार के सम्मुख, समानांतर भुजा पर दोनों के शीर्ष उपस्थित हो। तो ये आपका परिभाषा के रूप में हो गया। दो आकृति को हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित तब कही जाती है जब दोनों आकृति के उभयनिष्ठ आधार हो और आधार के सम्मुख समानांतर भुजा पे दोनों के शीर्ष उपस्थित हो, या फिर यहाँ से कह सकते हैं और आधार के सम्मुख दोनों आकृति के शीर्ष किसी समानांतर भुजा पर स्थित हो। यहाँ पे आप यहाँ से इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आधार के सम्मुख, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से टर्म करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार के सम्मुख दोनों भुजाओं के शीर्ष, आधार के सम्मुख दोनों भुजाओं के शीर्ष किसी समानांतर भुजा या लेखा पर स्थित हो, भुजा या लेखा पर स्थित हो। तो दोनों सही है भाई, यहाँ तक का ये दोनों में, और इसके बाद आधार के सम्मुख समांतर भुजा पे दोनों के शीर्ष उपस्थित हो या फिर आधार के सम्मुख दोनों भुजाओं के शीर्ष, उसको फिर बस उलट पलट के हमने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए 7 आकृति बनाया हुआ है।
यही बात समझने के लिए, ठीक है। और सातों आकृति में कुछ ना कुछ आपके हटे हुए ही हैं, ठीक है। सेम नहीं है कि एक बाल को दो बाल कर दिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आकृति में देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इस बोर्ड को खाली कर लेते हैं। भाई आपने लिख लिया होगा, इसको परिभाषा भी समझ लिए। चलिए अब ध्यान से पहले आकृति को देखिएगा। ओ ये त्रिभुज हेडिंग का था, चलो कोई बात नहीं। पहले आकृति में देखिए, मैंने आपके दो चतुर्भुज, यहाँ पे दो समानांतर चतुर्भुज लिया, ए बी सी डी चतुर्भुज है आपका। और बात कर लेते हैं आपका दूसरा चतुर्भुज ई एफ सी डी, ई एफ सी डी। और दोनों का आधार जो है, दोनों का आधार डी सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात देखिएगा, दोनों आधार के सम्मुख, आधार के सम्मुख और समानांतर भुजा जो आपका ए एफ, दोनों के शीर्ष, दोनों यहाँ पे थोड़ा सा, दोनों आकृति के शीर्ष या फिर दोनों चतुर्भुज के आकृति के शीर्ष आधार के सम्मुख और समानांतर भुजा ए एफ पर स्थित है। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं ए बी सी डी। देखिए आधार दोनों का एक है, ये भी चतुर्भुज देखिए ई एफ सी डी, दोनों का आधार एक है। और ये जो आपका ए एफ था ना, ए एफ समानांतर है सी डी का। तो सम्मुख भुजा, ये आधार की सम्मुख भुजा और जो समानांतर है आधार के उसी पे स्थित है। ये भी यहाँ पे देखिएगा इसका शीर्ष और इसका भी ये शीर्ष उपस्थित है। दूसरा आकृति देखिएगा भाई, यहाँ पे ए बी सी डी एक आपका क्या है, आयत है। दूसरा एफ ई सी डी ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी आपका आयत है, एफ ई सी डी आपका समानांतर चतुर्भुज है। एक ही आधार है डी सी, एक ही आधार है, बट यहाँ पे देखिएगा शीर्ष जो होते अलग अलग रेखाखंड पे, तो ये आपके उस आकृति के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसी प्रकार आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज लिया गया, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए बी सी। और देखिएगा क्या, दोनों का आधार तो बी सी है और आधार के सम्मुख डी ए जो भुजा है और समानांतर भी है, बी सी समानांतर है डी ए, तो उसी पर स्थित है। इसका भी शीर्ष त्रिभुज डी बी सी का शीर्ष डी और ए बी सी का ए, तो ये उस आकृति के अंतर्गत आएगा कि एक ही आधार है और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित आकृति, ठीक है। अब इस आकृति में आते भाई, इसमें भी दो त्रिभुज की बात की गई है, त्रिभुज आपका ए बी सी और त्रिभुज आपका बी डी ई। तो यहाँ पे आधार देखिएगा, एक का तो था बी सी, इसका आधार बी सी, इसका आधार है बी डी। तो क्या ये एक ही आधार पे है? नहीं है, तो ये आपका तो गया, लेकिन शीर्ष आपका एक ही, आगे वाले समूह पे एक ही पे है, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। दोनों चीज होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा ए बी सी डी आपका आयत हो गया, आयत ए बी सी डी। और बात करते हैं त्रिभुज है आपका ई डी सी, ये त्रिभुज हो गया। तो अब क्या हो रही भाई, दोनों का आधार देखें तो आधार दोनों के लिए डी सी है और त्रिभुज का शीर्ष ई जो है आधार के सम्मुख भुजा ए बी पर स्थित है और वो भी समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी का। और ये जो खुद जो चतुर्भुज था वो तो खुद वहाँ पे है भी किया, तो ये आपका आता उस आकृति के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे ये भी आया था आपको। चलो आगे 6 आपके दो आकृति है, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बी सी डी। अब यहाँ पे एक ही आधार है बी सी, इसमें भी एक ही आधार बी सी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही शीर्ष सम्मुख भुजा के एक ही रेखाखंड पे जो समानांतर उस पे स्थित नहीं है। ये देखिए एक यहाँ एक यहाँ पे, तो गया ये नहीं होगा। आगे ये देखिएगा आपका एक है ए बी सी डी चतुर्भुज है और एक त्रिभुज जी ई एफ। तो यहाँ पे देखिएगा आधार जो है कि एक ही सम्मुख मतलब कि उभयनिष्ठ है, नहीं है, तो ये भी क्या। तो कहने का मतलब आपके ये आकृति थे इसलिए कि आप समझिए भाई कौन सा एक ही
आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये बात समझ में आ गई। अब बात क्या होती है भाई, अब समानांतर चतुर्भुज तक तो आ गए, समानांतर चतुर्भुज त्रिभुज तक पहुंच गए। अब जरूर जो कुछ नया होगा मतलब उसी के संबंधित होगा। अब हम बात करते हैं, ये सब तो आकृति बना लिए भाई, आ गए, ठीक है। अब इसको हम मापेंगे कैसे, मान लो एक ही आधार और एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित मैंने आपके चतुर्भुज बना दिए। यह देखिएगा ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे दो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ये भी समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, क्या इसके आधार तो एक ही है, क्या DC। और बात करें तो आधार के सम्मुख जो DC के सम्मुख समानांतर AF है, उसी पे इसके भुजा AB और इसके EF टिके हुए हैं। तो ये तो आ रहा है भाई, क्या एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच आकृति और चतुर्भुज है, तो कोई बात नहीं है। अब बात है इसका क्षेत्रफल को हम कैसे पता करें भाई, कितना क्षेत्रफल है, तो ग्राफ कॉपी आती है, ग्राफ कॉपी आती है ना भाई, कुछ इस प्रकार की होती है, देखिएगा ये बहुत सी छोटे छोटे वर्गाकार डिब्बा बने रहती है। तो इसमें आप क्या करिए, एक ऐसा ही आकृति बना लीजिए। आप देखिएगा जितने आपका मतलब कि जो वर्ग का डिब्बा बना होगा, जितने वर्ग आएगा उस वर्ग के डिब्बे को गिन लीजिएगा, ठीक है, गिनते जाइएगा। और हाँ, आप बोलेंगे भाई चलो 100 मतलब पूरा वर्ग तो आ रहा है, उसको गिन लिया। अब जो आधा से बेसी आया हुआ है, आधा से बेसी आया हुआ है मतलब इतने पार्ट आ गया, उसको गिने, हाँ इसको भी गिन लीजिए। जो आधा आया हुआ है उसे भी गिन लीजिए, बट देखिएगा मैं बड़ा वाला बना देती हूँ, ठीक है, आप उसको भी छोटा होता है। ये आपका मैंने वर्ग बनाया, ठीक है, वो वाला वर्ग जो आपकी ग्राफ कॉपी में होता है। आधा आला है उसे भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। आधा से बेसी आला है मतलब ज़्यादा आला है तो उसे भी ले लीजिए। अगर आधा से, इसको भी ले लीजिए भाई, अगर आधा से कम आला है तो इसको मत लीजिए। और इस प्रकार आप गिनेंगे तो आपको क्षेत्रफल जो होगा दोनों का गिनिएगा, इसका भी गिनिएगा और इसका भी गिनिएगा, तो दोनों की देखिएगा क्या जो क्षेत्रफल है दोनों समान आएगा। बहुत बार करिएगा भाई, जितने मन उतने करिएगा। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते, देख सकते कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित जो चतुर्भुज होते हैं उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा क्या भाई, मान लीजिए कि ये तो बात ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई, एक और कैसे करेंगे। ये हो गया। और देखिएगा भाई, मान लीजिए कि मैंने आपके लिए एक आकृति दी है, ये, और एक मैंने दूसरी आकृति दी है, ये यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा बात करते फिर से देखिएगा। यहाँ पे ABCD और यहाँ पे बात कर लेते हैं EF। तो दो यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज ABCD और दूसरा देखिएगा EDCF। आप इसे ही माप के देखिएगा भाई, तो ABCD का जितने आएगा उतने ही आपका आएगा, और यहाँ पे जो था आपका EDCF का, ठीक है। इसमें बीच में जगह छूट गया था इसलिए मैंने इस पर भी बोला। और आपको छूटता है तो इसको छोड़ ही दीजिए भाई, मतलब इसको गिनना नहीं, इसमें जो वर्ग आएगा, बट जो इधर आया आपका जो भी आया हुआ उसको गिनिएगा, नहीं तो आप इस आकृति को प्रयोग कीजिए क्योंकि ये पूरा छिका गया, ठीक है। और इसके बाद एक और तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, वो कैसे देखिएगा। मैंने आपके लिए आकृति बनाई है, ठीक है, बट माप झुक के नहीं,
उसके बाद देखिएगा ये मैंने बना दी और ये भी बना दी। ये आपका A B C D E F, तो आपका A B C D ऑल E B C F ये दोनों समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब बात क्या होती है, समानांतर चतुर्भुज है, आपको मैंने बोला कि इसको मापना है, तो कैसे मापेंगे? तो भाई कुछ नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए क्या करना। मान लीजिए आप क्या करिएगा, इसी त्रिभुज के समानांतर वाला, ऐसे तो मान लीजिए कि अभी इसको हटा देते, ठीक है। इस त्रिभुज के सर्वांग सम वाला काट लीजिएगा दूसरे पेपर से, और वो इस प्रकार से इस पे सट जाए, पूरे इस पे आके सेट कर दीजिएगा, तो ये बन गया आपका आकृति। तो भाई इसका मतलब ये जो सर्वांग सम था ये, और यहाँ पे एक सर्वांग सम, ये दोनों आपने क्या हो गया, सर्वांग सम मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, और ये दोनों बीच में कौन है, तो दोनों में जोड़ दीजिए, तो दोनों में जोड़ेंगे तो भाई एक बनेगा ABCD और बनेगा एक EBCF, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज क्षेत्रफल समान, दोनों में ये बीच में जो पंडा बैठा हुआ है इसको दोनों में जोड़ दिए, तो अब ये आपका जो दो समानांतर चतुर्भुज था ABCD EBC और F, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपने देख लिया भाई कि हम जो चतुर्भुज होते हैं एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज के या फिर त्रिभुज के आप कैसे क्या कर सकते हो भाई, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। एक ग्राफ कॉपी की मदद से आप वर्ग को गिन लीजिए, पूरे वर्ग को गिनिए, जो पूरा वर्ग आ गया उसे भी गिन लीजिए, आधा आया उसे भी गिनिए, आधा से ज़्यादा है उसे गिनिए, बट आधा से कम आता तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, मत गिनिएगा। तो देखिएगा कि दोनों चतुर्भुज के जो होते हैं वो समान ही क्षेत्रफल निकलते हैं, और उसी प्रकार मैंने बोला एक चतुर्भुज ले लीजिए, उसके थोड़ा सा ये जो बच्चा था त्रिभुज इसको काट के इसी के सर्वांग सम बराबर इसके पार्ट में सेटअप कर दिए, तो ये बीच वाला दोनों में कॉमन है, दोनों में जोड़ दीजिए, तो आपका इस प्रकार से भी दोनों चतुर्भुज जो होते हैं वो समान जो थे एक ही आधार और एक ही लेखा के एक ही समानांतर लेखाओं के बीच स्थित जो चतुर्भुज थे वो बराबर होते हैं क्षेत्रफल से। तो इसी के साथ जो होता है आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका जितने भी पलमय होगा उपपलमय होगा तो उसको करवाऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट तो निश्चय ही कीजिए भाई, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और कमेंट में मोटिवेट भी होता है, तो इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।